इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि ये एक एनोनिमस फंडिंग का यानी कि गुप्त दान पॉलिटिकल पार्टियों को देने का एक स्कीम बनाई गई जो 2017-18 में कार्यान्वित करी गई। और उसमें यह था कि 1000 से लेके 1 करोड़ के बॉन्ड्स स्टेट बैंक जारी करेगा और वो बॉन्ड कोई भी जाकर बैंक से खरीद सकता है और उसमें किसी का नाम नहीं होगा, बेरर बॉन्ड की तरह होंगे जैसे करेंसी नोट्स होते हैं, यानी कि 1 करोड़ तक के करेंसी नोट्स। और वो बॉन्ड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ही आप दे सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी उसको, वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि जिनको कुछ मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ वोट्स मिले थे उन्हीं को दे सकते हैं। तो 2018 के शुरू में ये इंट्रोड्यूस हुई और उस समय जब इंट्रोड्यूस हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन और रिजर्व बैंक दोनों ने ही इसका विरोध किया। और इलेक्शन कमीशन ने तो ये बोला कि इससे जनता के जानने का अधिकार कि कौन किस पार्टी को चंदा दे रहा है ये इसका हनन होता है। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग भी होगी, क्योंकि कई बार ये बॉन्ड जो हैं ये ट्रेड किए जाएंगे, एक ने खरीदे फिर दूसरे को बेच दिए, दूसरे से कैश ले लिया, दूसरे आदमी ने जाके पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए वगैरह वगैरह। और रिजर्व बैंक ने भी ये बात बोली कि भाई ये स्टेट बैंक, पहली बात तो ये कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग होगी, इससे ब्लैक मनी का प्रचलन और बढ़ेगा। और ये भी बोला कि स्टेट बैंक के थ्रू नहीं होना चाहिए, अगर करना है तो रिजर्व बैंक के थ्रू हो। रिजर्व बैंक एक फिर भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि थोड़ा सा स्वतंत्र मानी जाती है सरकार से, लेकिन फिर भी इन इलेक्शन कमीशन और रिजर्व बैंक के ऑब्जेक्शंस का अनदेखा करके सरकार ले आई। इसका जस्टिफिकेशन 2 दिए गए। जेटली साहब ने एक जस्टिफिकेशन दिया, उन्होंने ये बोला कि हम ये इसलिए ला रहे हैं एनोनिमस बॉन्ड्स यानी कि गुप्त दान की स्कीम, क्योंकि जब खुले तौर पर कोई कंपनी किसी ऑपोजिशन पार्टी को दान देती है तो उसको ये डर लगता है कि अगर सरकार को ये पता लग गया कि हमने ऑपोजिशन को दान दिया है तो सरकार हमको प्रताड़ित कर सकती है, इस वजह से ये गुप्त रहना चाहिए। लेकिन ये बात झूठी थी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हर बॉन्ड के ऊपर एक नंबर डाल दिया था, अल्फा न्यूमेरिक नंबर, और वो नंबर अल्ट्रावायलेट वैसे नहीं दिखता था, अल्ट्रावायलेट लाइट लगाने से दिखता था। और वो नंबर स्टेट बैंक रिकॉर्ड कर रहा था किसने किस नंबर का बॉन्ड खरीदा और उस नंबर का बॉन्ड फिर किस पार्टी ने बनाया। यानी कि स्टेट बैंक को तो ये पूरी जानकारी थी कि कौन किसको ये बॉन्ड के जरिए डोनेशन दे रहा है। और स्टेट बैंक क्योंकि सरकारी बैंक है तो सरकार को भी ये इंफॉर्मेशन थी। स्टेट बैंक से तो कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार निकलवा सकती है, ऑफिशियली या अनऑफिशियली। स्टेट बैंक किस तरह से कठपुतली की तरह, सरकारी कठपुतली की तरह काम करता है ये तो आगे आपको पता लगेगा जब मैं आऊँगा। तो ये जस्टिफिकेशन तो बिल्कुल झूठा निकला। दूसरा जस्टिफिकेशन मोदी जी ने दिया था, उन्होंने बोला कि हम डोनेशन, पॉलिटिकल डोनेशन में काला धन खत्म करना चाहते हैं, और क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड बैंक से खरीदे जाएंगे तो इसमें उस तरह से कैश का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, और इसलिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड आने की वजह से ये जो कैश का डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जस्टिफिकेशन भी झूठा निकला। ये तो शुरू से ही झूठा था। इसलिए झूठा था
क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को कैश लेने के लिए तो कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। पॉलिटिकल पार्टी तो कैश डिस्क्लोज या अनडिस्क्लोज दोनों ले सकती थी। डिस्क्लोज भी अगर कर दे कि हमको 1000 करोड़ कैश में मिला, तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं होती थी कि किसने दिया। अगर वो ये कह दें कि ये सब हमको छोटे छोटे 20,000 से कम रुपए के डोनेशंस मिले हैं, हमने चादर फैलाई कोई पब्लिक मीटिंग में, लोगों ने उसमें पैसे डाल दिए, इस तरह से 1000 करोड़ हमने इकट्ठा कर लिया, और अनडिस्क्लोज तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अभी मोदी जी कहते हैं कि अडानी अंबानी कांग्रेस पार्टी को ट्रक में बोरियों में भर भर कर नोट भेज रहे थे, काला धन भेज रहे थे, तो इसके मतलब मोदी जी ये मानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद भी थ्रू आउट ये बोरियों में भर भर कर, ट्रक में भर भर कर कैश देना पॉलिटिकल पार्टियों को चलता रहा। अडानी अंबानी किसको दे रहे थे ये तो हम लोग सब समझते हैं, कौन अडानी अंबानी से कौन पैसा लेता होगा, लेकिन कि बोरियों में और ट्रकों में भर भर कर कैश कंपनियां पॉलिटिकल पार्टी को दे रही थीं और देती जा रही हैं, ये बात तो मोदी जी भी मान रहे हैं कि ये स्कीम लाने से कोई कैश वैश खत्म नहीं हुआ और कोई पाबंदी तो लगाई नहीं गई थी उस पर। इससे तो बल्कि ये हुआ कि जो पैसा कंपनियां बैंक से भी, बैंक के चैनल से देकर बॉन्ड खरीद रही थी, उसकी भी ट्रेडिंग ब्लैक पे होने लगी, जिसके बारे में अंजलि बताएंगे आपको। अच्छा, हम लोगों ने इसको 3 ग्राउंड्स पर, प्रिंसिपली 3 ग्राउंड्स पर चैलेंज किया। 2018 में ही हम लोगों ने एडीआर, कॉमन कॉज और फिर सीपीएम ने भी इसको चैलेंज। इस तरीके से जो मौजूदा सरकार है सेंटर में, अलग अलग तरह से सूचना के अधिकार पर, लोगों के सवाल पूछने के अधिकार पर, सरकार को जवाबदेह बनाने के अधिकार पर प्रहार करती रही है लगातार पिछले 10 सालों में। पिछले 4 साल में ही 2 बार सूचना के अधिकार कानून को संशोधित कर दिया गया है, कमजोर बना दिया गया है। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इंस्ट्रूमेंट लाया गया, ये भी उसी श्रृंखला में है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हें जो चंदा मिलता है वो पूरी तरह से गोपनीय रहे, उसके लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए। बेसिकली जैसे प्रशांत ने बताया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाने से पहले 4 कानूनों को संशोधित किया गया। आरबीआई एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कंपनीज एक्ट और आईटी एक्ट। और इन संशोधन जो करे गए उसके तहत ये लिखा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जितना भी पैसा, अनलिमिटेड फंड्स जितना भी जाए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दे रहे हैं। ना केवल लोगों को पता नहीं चलेगा, रेगुलेटर्स को भी पता नहीं चलेगा कि कौन किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना चंदा दे रहा है। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जीत है लोगों के सूचना के अधिकार के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये लिखा है अपनी जजमेंट में कि जब बड़ी कंपनियां किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देती हैं, वो जनहित में नहीं देती, वो देती हैं अपने हित में काम कराने के लिए, अपने हित में कानून बनवाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। और इसलिए जब हम जाकर वोट करते हैं तो हमें जानने का अधिकार होना चाहिए कि कौन सी पार्टी किससे पैसे ले रही है, जिससे कि हम इन्फॉर्म्ड वोट कास्ट कर सकें, जान सकें कि जब हम वोट करेंगे वो पार्टी किसके लिए काम करेगी। तो टू अपहोल्ड द राइट टू कास्ट एन इन्फॉर्म्ड वोट, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये आर्टिकल 19(1)(a) को वायलेट करते हैं, गैर संवैधानिक हैं, क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(a)
जो हमें बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी देता है और जिसमें से सूचना का अधिकार फ्लो करता है, उसके ये विपरीत हैं और इसलिए गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना ही नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है, और बहुत बारीकी में जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को देखा और हियरिंग्स के थ्रू, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो अपनी जजमेंट दी है उसमें लिखा कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से काले धन का पूरा सिस्टम बढ़ेगा, मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम बढ़ सकता है, और क्विड प्रो को, क्लाइंटलिज्म वर्ड यूज किया है कि क्विड प्रो को होगा, कंपनियां पैसे देंगी इलेक्टोरल बॉन्ड से एकदम गोपनीय तरीके से, और ये लीगलाइज कर देगा इस गोपनीयता को, और फिर ये पार्टीज काम करेंगी उन्हीं कंपनीज के लिए। और कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिवली इंफॉर्मेशन सरकार को कहा, एसबीआई को कहा कि आप लोगों के बीच में मुहैया कराइए 12 अप्रैल 2019 से लेकर कितने बॉन्ड किसने खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी ने भुनाए वो बॉन्ड, ये सारी सूचना मुहैया कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब ये जो पूरी जजमेंट आई है, इसके बावजूद जो सबसे आश्चर्य की बात आज हमें दिख रही है वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री और उनके जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं वो आज भी लगातार इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने एएनआई को इंटरव्यू दिया, और भी जगह पर इंटरव्यू दिया, जहां पे उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम तो बहुत ही बढ़िया स्कीम थी, वो एक सक्सेस स्टोरी थी, क्योंकि उसके कारण लोगों को पारदर्शी तरीके से पता चल गया कि कौन किसे पैसे दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को। अब इससे ज्यादा आश्चर्य वाली बात नहीं हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि ये तो बिल्कुल गोपनीय स्कीम थी, और ये किसी भी तरह से इस स्कीम या इस सरकार की मंशा से नहीं हुआ कि आज हमें पता चला है कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा दिया। वो तो अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं होती किसी को पता नहीं चलना था। और जजमेंट के बावजूद एसबीआई ने जिस तरीके से कोशिश करी कि लोगों के बीच ये सूचना ना रखी जाए समय से, वो दर्शाता है कि कैसे मंशा तो यही थी कि बिल्कुल पारदर्शिता ना हो। और जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल 2019 के बाद के सूचना रखने के लिए कहा है, तो आज भी हमारे पास पूरी सूचना इलेक्टोरल बॉन्ड्स की नहीं है। जो मार्च 2018 से लेकर 12 अप्रैल 2019 तक बॉन्ड खरीदे गए और पॉलिटिकल पार्टीज को दिए गए, वो बॉन्ड्स जो थे 25% बॉन्ड्स जो हैं 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बॉन्ड्स, आज भी हमें नहीं मालूम कि वो किसने खरीदकर किस पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ाने की सक्सेस स्टोरी थी। तो कुछ कारण नहीं है कि वो ये 4000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स की भी सूचना एसबीआई को कहकर ये हमारे बीच ना दिलवाएं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, अब जब डेटा निकल के आया है जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बीच रखवाया है, उसे देखकर साफ नजर आ रहा है कि ये किस तरीके का हमारे देश का शायद सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। और ये केवल घोटाला ऐसा नहीं है, ये ऐसा घोटाला है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसी स्कीम थी जिसके जरिए से लोगों की जिंदगी और स्वास्थ्य को पूरी तरह से दांव पे लगा दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा पैसा इकट्ठा करने के लिए। अभी प्रशांत ने आपको एग्जाम्पल दिया, जो ड्रग कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जाइडस लिमिटेड का, जिन्होंने सब स्टैंडर्ड दवाइयां बेच रहे थे, उनके खिलाफ कोई रेगुलेटरी एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, जो गुजरात में शासन कर रही हैं, उन्हें पैसा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से। केवल एक कंपनी नहीं है, ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो कि फार्मास्यूटिकल की कंपनियां हैं जो लगातार पैसे दे रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से। ये नजर आ रहा है डेटा में। सिल्क यारा का जो टनल कोलैप्स किया, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे
जो टनल बना रहे थे वो फंस गए थे, फिर रैक माइनर्स को बुलाया गया उसे निकालने के लिए। नवयुग कंपनी जो बना रही थी, नवयुग ने भी पैसे दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से भारतीय जनता पार्टी को। ये जो तमाम क्विड प्रो को, किकबैक्स और भ्रष्टाचार की बात और आशंका शुरू से हमें दिख रही थी, वो आज क्लियर हो गई है इस डेटा के थ्रू। मेघा इंजीनियरिंग करके एक कंपनी है जिसने 140 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को दिए। एक महीने के अंदर अंदर मेघा इंजीनियरिंग को महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो मतलब 140 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड आते हैं और एक महीने के अंदर अंदर 14,000 करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्ट मेघा इंजीनियरिंग को मिल जाता है। उसी तरह से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पे डायरेक्ट प्रॉक्सिमिक लिंक बन रहा है। हम यही देख रहे हैं कि बहुत बार जब भ्रष्टाचार के केसेस को उजागर किया जाता है, मनी ट्रेल नहीं मिलता। ये तो पूरा ही मनी ट्रेल है कि आप कैसे पैसे दे रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से और फिर तुरंत आपको कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और जैसा कि प्रशांत ने बताया, ये पैसे चाहे 16,000 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से, पर क्योंकि ये प्रोपोर्शन को अगर हम देखें कि 1% ही है ये बॉन्ड्स जो दिए गए हैं, तो जो मैंने मेघा इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल दिया उसमें 140 करोड़ है और 14,000 करोड़ है। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर देखा जाए कि कितने दिए गए हैं, तो लाखों करोड़ों के अंदर ये पूरा स्कैम जाता है। और इसीलिए इस स्कैम को सबसे बड़ा स्कैम आज तक देश में माना जा रहा है।